क्या कभी इतिहास में किसी ने ऐसा सोचा होगा कि जो पार्टी 1984 में 2 सीटें जीती थी, वो पार्टी पिछले 8 सालों में न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में 18 राज्यों में अपने एनडीए गठबंधन के साथ में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 400 से ज़्यादा सांसद, 1300 से ज़्यादा विधायक के साथ देश की राजनीति में सबसे प्रमुख प्रिंसिपल पार्टी के रूप में राज कर रही है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें कि किस तरह से बीजेपी का जन्म हुआ, किस तरह से जनसंघ से बीजेपी में तब्दीली आई और किस तरह से 42 साल में एक पार्टी ने कांग्रेस, जिसका इतिहास 100 सालों से ज़्यादा है, उस पार्टी को रिप्लेस करके मुख्य पार्टी के रूप में जिसने अपना अस्तित्व जमाया, तो उस पार्टी की इतिहास, उसमें क्या तब्दीली आई है, न केवल विचारधारा के स्तर पर बल्कि किस तरह से बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपना परिमार्जन किया है, अपना फॉर्मेशन किया है, री इन्वेंशन किया है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बीजेपी की और उसके उस सफ़र की। कहानी 3 जोड़ियों की है। एक जोड़ी जो 50 के दशक की जोड़ी थी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जोड़ी, जिस जोड़ी ने बीजेपी की स्थापना की थी 1951 में, जो उस जमाने में जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जनसंघ की शुरुआत हुई, उसमें आरएसएस से लोग निकले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि नेहरू के कैबिनेट में थे, वहाँ से इस्तीफ़ा देकर उन्होंने जनसंघ की शुरुआत की। और जनसंघ की जब शुरुआत हुई तो पहला जो चुनाव था, उस चुनाव में जनसंघ को मात्र 3 सीटें मिली थी। और उसके बाद जनसंघ की जो यात्रा शुरू हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का किस तरह से भारत में विलय हो, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जनसंघ ने पहली बार प्रमुखता से उठाया, और उसके बाद फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक संदेहास्पद स्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ से जो जनसंघ का सफ़र शुरू हुआ, फिर दीनदयाल उपाध्याय होते होते 57 का चुनाव, जहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिली, और उसके बाद से बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता गया। यानी कि कहें जनसंघ का ग्राफ, जो कि उस ज़माने में जनसंघ हुआ करती थी और जिसका कि जो चुनाव चिन्ह था वो दीपक था, वहाँ से जनसंघ का ग्राफ बढ़ता गया। 71 का चुनाव हुआ, 71 के चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन जो 67 का चुनाव था वो एक माइलस्टोन चुनाव था, क्योंकि पहली बार संवित सरकारें कई राज्यों में बनी और कई राज्यों में जनसंघ एक तरह से सत्ता में भागीदार था। 67 एक बड़ा माइलस्टोन था जनसंघ के इतिहास में। 71 चूँकि जो चुनाव था इंदिरा गांधी का, वो गरीबी हटाओ का चुनाव था, और उसके बाद से जो जनसंघ की यात्रा थी वो लगातार बढ़ती रही। और जब इमरजेंसी आपातकाल लागू हुआ, तो आपातकाल के बाद जो सारी पार्टियां मिलकर जनता पार्टी में जिनका विलय हुआ, और उन सारी पार्टियों में उस जनता पार्टी के आधार पर जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उसमें जनसंघ एक प्रमुख हिस्सेदार थी उस जनता पार्टी के तौर पे। और जहां पर उस जमाने में वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे उस सरकार में, लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो जनसंघ की जो यात्रा थी वो लगातार 51 से बढ़ती रही। लेकिन जिस बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, उसका जन्म 6 अप्रैल को 1980 को हुआ। और वो कैसे हुआ, वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि जब जनता पार्टी में जो कलह थी, जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद का जो कलह था, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, इन सब के बीच में जो कलह थी, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और जनता पार्टी का एक तरह से सूपड़ा साफ हो गया। तो जनता पार्टी का जब सूपड़ा साफ हुआ तो उस हार की जिम्मेदारी एक तरह से जनसंघ के नेताओं पर डाला जाने लगा। और जिसमें से कई सारे नेता थे जो मधुलिमीय थे, उनका ये कहना था कि जो पार्टी है जनसंघ, वो 2 मेंबरशिप नहीं रह सकती। यानी कि डबल मेंबरशिप का जो इशू था वो काफ़ी बर्निंग इशू बन गया था, क्योंकि जो जनसंघ के नेता हैं वो आरएसएस से भी उनका रिलेशनशिप है और वो जनता पार्टी में भी हैं। और कई सारे नेताओं ने इस पे सवाल उठाए। और उसके बाद जो 4 अप्रैल की बैठक थी, उस 4 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई जनसंघ के नेताओं के द्वारा, और उसमें एक तरह से साफ कर दिया गया, जनता पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया था कि आपको एक ही मेंबरशिप रखनी होगी, या तो आप आरएसएस के मेंबर रहें या फिर जनता पार्टी में रहें। तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी ने यह तय किया कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे, वो अब जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। और उसके बाद 6 अप्रैल को जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, वहाँ पर पहली छोटी बैठक हुई और जिसमें ऐलान हुआ
कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म होगा। चूँकि जनता पार्टी से वो निकले थे, उसके आगे उन्होंने भारतीय लगाया और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जन्म हुआ उस फिरोज शाह कोटला मैदान के अधिवेशन से। और वहाँ से फिर जो दिसंबर का मुंबई में समता नगर का जो अधिवेशन था, जहाँ पे वाजपेयी का जो ऐतिहासिक भाषण है, जिसमें वाजपेयी को पहला अध्यक्ष चुना गया और उस अध्यक्षीय भाषण में वाजपेयी ने एक तरह से अपनी पार्टी का, नई पार्टी का मूल मंत्र सामने रखा जनता के सामने कि 5 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पर ये जो नई पार्टी है वो देश की एक वैकल्पिक राजनीति को आगे बढ़ाएगी। अब वो 5 प्रिंसिपल क्या थे? वो 5 प्रिंसिपल जो थे वो था, पहला नेशनलिज्म का मुद्दा, राष्ट्रीयता का मुद्दा। दूसरा जो था कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यू हैं उसको हम लेकर चलेंगे, चूँकि इंदिरा गांधी ने उस डेमोक्रेसी को का कत्ल किया था इमरजेंसी लगा करके, तो इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यू को का सम्मान हम करेंगे। तीसरा जो था सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करेंगे। चौथा जो था कि गांधीयन जो इकॉनमी है वो हम, चूँकि नेहरूवियन इकॉनमी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है देश की इकॉनमी में, लेकिन हम गांधीयन इकॉनमी को आगे फॉलो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो 5वां फैक्टर था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो था वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में शुचिता का हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और शुचिता लाने का प्रयास करेंगे। और वहाँ से बीजेपी की जो यात्रा शुरू होती है। उसके बाद 84 का चुनाव होता है। 84 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। सिर्फ 2 मेंबर उस 84 के चुनाव में जीते थे, एक आंध्र प्रदेश से और दूसरा गुजरात से। लेकिन उसके बाद से 89 का जो चुनाव आता है, जहाँ पे बीजेपी की हिस्ट्री में या बीजेपी की जो यात्रा है उसमें वो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव था। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है 89 का साल, क्योंकि उस समय पालमपुर में बीजेपी का अधिवेशन हुआ था। और जिस अधिवेशन में बीजेपी ने एक तरह से, जिसको कहते हैं, अपना आइडियोलॉजिकल शिफ्ट किया था और राम मंदिर बनाने का जो प्रस्ताव है वो उस अधिवेशन में पारित हुआ था। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में बागडोर चली जाती है और उसके बाद से बीजेपी का जो हिंदू नेशनलिज्म है उसका प्लैंक काफ़ी जोर शोर से उठाया जाने लगा। और 89 के चुनाव के बाद से बीजेपी का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता रहा। चाहे आप 89 के चुनाव में देखें, जब बीजेपी को 85 सीटें मिली थी, तो उसके बाद 91 का जो चुनाव आया, बीजेपी 120 सीटों पर पहुंच गई। उसके बाद 96 का चुनाव आता है, बीजेपी वहां से और गोता लगाते हुए 161 सीटों पर पहुंची। उसके बाद 98 का चुनाव आता है, 182 सीटें। 99 का चुनाव आता है, 183 सीटें। और 96 में पहली बार वाजपेयी की सरकार बनी थी, लेकिन वो बहुमत नहीं साबित कर पाई। लेकिन 98 के बाद से बीजेपी की जो एनडीए सरकार थी वो वाजपेयी के नेतृत्व में आगे बढ़ती रही। इसमें 2004 और 2009 के बीच में गैप आया और फिर 10 सालों का जो टेन्योर था वो यूपीए का रहा। लेकिन 2014 के बाद से एक तरह से बीजेपी ने पूरे इंडियन पॉलिटिक्स की जो राजनीति है उसको बदल दिया। तो जो दूसरा एरा था, पहला जो एरा था दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ को एक पोल पोजीशन तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा। न केवल आइडियोलॉजिकली वैचारिक रूप से, बल्कि जनसंघ बाकी पार्टियों के साथ मिलकर एक सेंट्रल पोजीशन में, यानी कि वहाँ की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करे। दूसरी जो जोड़ी थी वो वाजपेयी और आडवाणी की थी, जो 1980 से लेकर 2004 तक दोनों की जोड़ी ने बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पे पहली ऐसी सरकार बनी जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बल्कि वो सरकार एक ऐसी पार्टी की थी जिसका जन्म हुए कुल मिलाकर 1980 में ही जन्म हुआ था। और इतनी जल्दी उस पार्टी ने इस पोजीशन में पहुंचने में कामयाबी हासिल की कि वो इंडिया की पॉलिटिक्स में एक सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में इवॉल्व हुई। तीसरी जो जोड़ी, उसकी शुरुआत 2014 से होती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिस जोड़ी ने एक तरह से इंडियन पॉलिटिक्स के सारे डायनेमिक्स को बदल दिया, जिसने न केवल आइडियोलॉजिकली, अगर आप ये कहेंगे कि वाजपेयी आडवाणी की बीजेपी और अमित शाह मोदी की बीजेपी में क्या डिफरेंस है, तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वाजपेयी ने कभी भी, वाजपेयी एक मॉडरेट फेस थे, कभी भी उन्होंने आइडियोलॉजिकल जो इशू थे उसको परसू नहीं किया, जो आरएसएस के संघ परिवार के जो आइडियोलॉजिकल इशू थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, उन्होंने आइडियोलॉजिकल इशू को परसू किया,
चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का इशू हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, या फिर जिस तरह की आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आरएसएस का रहा है उसको आगे परसू करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया। दूसरा जो बड़ा एक डिफरेंस आप कह सकते हैं कि वाजपेयी का हमेशा जोर और लाल कृष्ण आडवाणी का हमेशा जोर रहता था कि पॉलिटिक्स जो होनी चाहिए वो, और लाल कृष्ण आडवाणी अपनी हर सभाओं में कहते थे कि ये पार्टी विद द डिफरेंस है, यानी कि दूसरी पार्टियों से अलग है, जो कि 1980 में वाजपेयी ने कहा था कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हमें बनाना है, बीजेपी में लाना है। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से कैडर बेस्ड पार्टी से मास बेस्ड पार्टी के रूप में हुआ, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर था उसमें जंप आया। आप देखें कि जहां बीजेपी को 7 करोड़ वोट मिलते थे वो 2019 आते आते 22 करोड़ तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी का जो मास बेस्ड पार्टी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहां पर राजनीति की वो शुचिता जो थी वो गायब हो गई, और किसी भी तरीके से पावर हासिल करना ये एक तरह से मुख्य उद्देश्य बन गया। और इसमें चाहे दूसरी पार्टियों से लाना, तोड़ फोड़ करना, सरकारें किस तरह से बनवाना, ये सारी बातें शामिल थी। लेकिन ये जो जर्नी है बीजेपी की, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की एक बहुत ही रिमार्केबल जर्नी है, क्योंकि 42 साल में किसी भी पार्टी ने केंद्र की सत्ता तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इससे कहा जा सकता। और कांग्रेस के 100 सालों से ज़्यादा के इतिहास को किसी पार्टी ने अगर, जिसको कहते हैं, नस्तानाबूद कर दिया, 50 सीटों पर समेट दिया, तो उस जर्नी के बहुत सारे सबक भी हैं। लेकिन साथ ही जिस तरह से पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैडर बेस से मास बेस, जिस तरह से आइडियोलॉजिकल एजेंडा से लेकर जो पुराने कमिटमेंट वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को छोड़ना, तो ये सारी भी कमियां कहीं ना कहीं सामने दिखी हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।